को नेपाल की क्या चीजें लुभाती है? आप तो बहुत बार आए हैं। आ, एक तो जरूर कहना पड़ेगा यहाँ का आर्किटेक्चर। ओके। हालांकि राजनेता के लिहाज से वो अजीब चीज़ है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है। यहाँ का जो काठ कला है, जो वुड वर्क है, आर्किटेक्चर है, बहुत अनूठा है, बहुत सुंदर है। और मुझे एक, और खासतौर पे यहाँ पाटन में जहाँ इस वक्त हम हैं, ये तो पूरा हमारा मतलब एक तो वर्ल्ड हेरिटेज का बहुत सुंदर नमूना है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। नेचुरल ब्यूटी के बारे में तो खैर जितना कहा जाए उतना कम है। पूरे हिमालय की जो नेचुरल ब्यूटी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ नेपाल में है। तो मैं तो काठमांडू और पोखरा दो ही जगह गया हूँ। अच्छा। तो नेचुरल ब्यूटी भी है, और एक सहजता और सरलता है जो जो भारत में भी मैं देखता हूँ। भारत में भी पहाड़ी लोगों के बीच में जाइए तो एक सरलता है, दिखावा नहीं है, शोशेबाजी नहीं है। और वो सरलता मुझे हमेशा, सहजता हमेशा अट्रैक्ट करती है। भारत में भी आप उत्तराखंड में जाइए, हिमाचल में जाइए, या नॉर्थ ईस्ट में जाइए, खास तौर पे जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, मतलब कोई मैं स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता, लेकिन जो इस मैदानी संस्कृति से दूर रहे हैं जो लोग, उनके जीवन में अब भी एक प्रकृति से कनेक्ट है, दिखावा उतना नहीं है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं नेपाल से बाहर का। अभी लद्दाख में सोनम वांगचुक को मैं मिला कुछ दिन पहले। अच्छा, जब वो अभी वो आए जब थे, मार्च करते हुए आए हुए वहां थे। लद्दाख से मार्च करते हुए, लेह से मार्च करते हुए दिल्ली तक आए, मैं जाके जी। उन्हें मिला। और उन्होंने कहा कि तुम लोग दिल्ली में जितना बिजली यूज करते हो ना, उसकी वजह से मेरे पहाड़ों में नदियों को रोका जा रहा है ना। तुम लोग कम बिजली यूज किया करो ना। अच्छा। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ, इनका और क्योंकि पहाड़ के जीवन में एक श्रम है, मेहनत है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है। हालांकि मैं भारत में समाजवादी जो राजनीतिक धारा है उससे हूं, लोहिया जयप्रकाश वाली जो धारा है उससे, और उस धारा का नेपाल से बहुत पुराना संबंध रहा है। क्योंकि नेपाल का जो आंदोलन था, ज्यादातर आज की पीढ़ी को, लोगों को पता भी नहीं है ये बीपी बात। कोइराला लोग थे, उसमें ये लड़े जो थे। पूरा जो नेपाली कांग्रेस का जो था जी। आंदोलन, उस आंदोलन का नेपाली कांग्रेस का भारत की कांग्रेस से संबंध नहीं था, उसका भारत की सोशलिस्ट पार्टी से संबंध था। और मैं उसी धारा से आता हूं, तो इसलिए एक राजनीतिक एक लगाव बहुत सहज है। और सोशलिस्ट धारा की एक अच्छी बात ये थी कि नेपाल से लगाव को नेपाल पर आधिपत्य की तरह कभी नहीं देखा उसने। क्योंकि क्या होता है, एक बड़े देश में अगर आप रहो, भारत में रहो या अमेरिका में रहो, जो साइज में बहुत बड़ा है, तो आपकी पड़ोसियों के बारे में एक ऐसी राय हो जाती है कि मैं मकान मालिक हूं, अरे बाकी सब किराएदार हैं, है ना। सोशलिस्ट धारा से आने का मुझे फायदा यह हुआ कि ऐसी मानसिकता कभी नहीं बनी कि एक नजदीकी है तो नजदीकी का मतलब आधिपत्य नहीं है। ये जो मालिकाना हक वाला सेंस होता है ना, वैसा कभी नहीं बना। इसलिए नेपाल से एक सहज कनेक्ट, लेकिन उससे एक उसकी सॉवरेंटी की इज्जत, ये दोनों चीजें सीखी। मेरे प्रिय लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, वो नेपाल की रेणु ने मूवमेंट नेपाल पे से। लिखा। जी। तो उससे एक उनका एक बहुत सहज लगा। वो नेपाली भाषा जानते थे, नेपाली में लिखते थे एक्चुअली बीच में। वो उनका अटैचमेंट बहुत ही अच्छा उनका था बहुत नेपाल। अटैचमेंट था। नेपाल। तो उन सब से मेरा एक नेपाल से एक सहज संबंध बना, जिसको चाहता हूं मैं और प्रगाढ़ किया जाए। दिक्कत यह है कि दक्षिण एशिया में इस वक्त ऐसी स्थिति बन गई है कि हम सबकी जो एक स्वाभाविक सहज मित्रता होनी चाहिए, उसके रास्ते में राजनीति आ रही है बार बार। ऐसी विचित्र राजनीति बनी है कि हमारी जो सांस्कृतिक भौगोलिक एकता है, उसको जनता की सहज एकता बनने के रास्ते में राजनीति, बॉर्डर, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सब आ रही हैं। और हम जैसे लोगों की भूमिका होनी चाहिए कि वापस दक्षिण अफ्रीका के लोगों की जो एक सहज स्वाभाविक कनेक्ट है एक दूसरे से, उसको हम पुनर्स्थापित करें।
उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। आपको चुनावी विश्लेषक, राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री, राजनीतिकर्मी या एक योद्धा आंदोलन कर्मी के रूप में किस तरह आपको देखा जाए? आपका परिचय, आपका बहुआयामी व्यक्तित्व है, आप लेखक भी हैं। बहुआयामी नहीं है वो, मैं कहता हूँ स्किज़ोफ्रेनिया है। वो जो किसी को बीमारी हो जाती है, एक समय एक काम, दूसरी में दूसरा, और दिमाग उसका दो हिस्सों में बटा रहता है। अगर इन सब में से कोई एक चीज चुननी हो तो मैं राजनीति कर्मी हूँ। अच्छा, राजनीति कर्म जो है उसके अलग अलग आयाम होते हैं जी। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति युग धर्म है। और राजनीति के मैं 5 आयाम बोलता हूँ। राजनीति का मतलब चुनाव, सत्ता की राजनीति। दूसरा संघर्ष, आंदोलन की राजनीति। तीसरा राजनीति का रचनात्मक काम, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना, वो भी राजनीति है। चौथा ज्ञान की राजनीति, नए कॉन्सेप्ट बनाना, नई थ्योरी बनाना। और 5वां है अपने अंदर, अपने भीतर से संबंध बनाना, साधना। तो मैं तो 5 चीजों को राजनीति बोलता हूँ। राजनीतिक कर्मी हूँ। पहले बहुत समय लिखने पढ़ने का, एकेडमिक में काम करता था, लेकिन जब मैं एकेडेमिया में भी था तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं फिट करता हूँ वहाँ। एकेडेमिया में भी मुझे लगता था कि मैं बाहरी आदमी हूँ, क्योंकि मैं राजनीति की दृष्टि से देखता था, हर चीज में सवाल पूछता था। तो अब करना क्या चाहिए, जो एकेडेमिक के लोग नहीं पूछते थे। तो एकेडेमिया में था तो लोगों को लगता था बहुत ज्यादा एक्टिविस्ट है। पॉलिटिक्स में हूं तो लोगों को लगता है बहुत ज्यादा पढ़ता है। तो थोड़ा मिसफिट हूं, लेकिन एक राजनीतिक कर्मी हूं। तो आप तथ्यांक शास्त्री भी अच्छा भूमिका में थे, आप अच्छे भूमिका में थे तथ्यांक शास्त्री। ये जो चुनावी विश्लेषण, ये जो चूनावी विश्लेषण मैं की क्यों चीज कर मेरे रहा हूं साथ ये? जुड़ गई, ये एक संयोग था। मैंने किया अच्छा। कई वर्ष तक, ये संयोग था। चूंकि मेरे को चुनाव में दिलचस्पी, बहुत चीजों में दिलचस्पी थी, चुनाव में भी दिलचस्पी थी। उसका विश्लेषण करता था और उसका भविष्यवाणी करने में मुझे एक टेक्निकल इंटरेस्ट था, जो प्रणय रॉय से इंस्पायर हुआ था। तो उनसे सीख के मैंने कुछ आगे किया। लेकिन क्या हुआ, मेरे जीवन के जो तमाम आयाम थे उसमें से ये जो छोटा सा स्लाइस था, इसको उठा के टीवी पे रख दिया। और टीवी पे जब रख दिया तो लोग केवल वही जानने लगे। अब मान लीजिए आप बहुत कुछ काम करते हैं, मान लीजिए आप कॉफी भी बहुत अच्छी घर में बनाते हो, और आपको टीवी शो कर दिया जाए कि आपकी कॉफी के बारे में टीवी शो, तो आपका सारा जीवन खत्म हो जाएगा। आपको केवल लोग कहेंगे अच्छा आप वो कॉफी वाले आदमी हो ना। मेरे साथ यही हुआ है, टाइप कर दिया। वो एक टाइप कास्ट है, जबकि वो मेरे जीवन का कभी भी 10% से ज्यादा नहीं था। अच्छा। और इसलिए 2012 में मैंने कान पकड़ लिया और कहा कि अब मैं आगे से चुनावी भविष्यवाणी नहीं करूंगा। लेकिन 24 ताकि में किए। 24 में किया, देखिए 24 में किया वो मैंने जानबूझ के किया। 2012 में मैंने चुनावी भविष्यवाणी करने से कान पकड़ लिया था, कहा था आगे से नहीं करूंगा, मेरा काम नहीं है। मैं राजनीति, भविष्य बताने में दिलचस्पी नहीं है, भविष्य बनाने में है। लेकिन 2024 में भारत में जो हो रहा था वो ये था कि पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी और मोदी के कब्जे में था, और सारा मीडिया बाजा बजा रहा था उनका, 400 पार 400 पार। जितना बीजेपी बोल रही थी उससे ज्यादा टीवी बोल रहा था। मोदी के 80 से ज्यादा इंटरव्यू किए, सारे इंटरव्यू बिल्कुल एडवर्टीजमेंट थे। और मैं जमीन पे घूम रहा था, बाद में मुझे पता लगा आप भी घूम रहे थे, और जमीन पे तो वो नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। जैसे आप अगर डॉक्टर हो, रिटायर हो जाओ और कहो कि अब मैं रिटायर हो गया हूं, अब मैं किताबों, पेड़ पे किताब लिखूंगा, लेकिन आप सड़क पे जा रहे हो और आपको एक मरीज गिरे, फिर आप कहते हो कि छोड़ो पेड़ों को, इस वक्त तो मुझे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं और मरीज मेरी आंख के सामने है, मुझे करना है, मेरा धर्म है। तो इसलिए 2024 में मैंने कहा कि चलिए अब मैं छोड़ता हूं, अब मैं पुराना चुनावी भविष्यवाणी का कपड़ा पहन के, डॉक्टर की व्हाइट ड्रेस पहन के, मैंने कहा अब मैं ये करूंगा। वो किया, और संयोग था कि बात ठीक निकली। क्योंकि क्या था कि जमीन, मैंने कहा था कि 240 से 260 के बीच में सीट आएगी बीजेपी को। तो बहुत गाली पड़ा उस समय, सब कुछ, हमारे मित्र और ये सब, कि क्यों तुम अपने जीवन भर का किया हुआ बर्बाद कर रहे हो,
ऐसा भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा धर्म है बोलना इस समय, जब खासतौर पे चूंकि सब लोग नहीं बोल रहे और ये बात झूठ है जो सब लोग बोल रहे हैं और मुझे पता है कि झूठ है। तो अगर मैं मरते वक्त अपने आप से पूछूंगा कि झूठ बोला जा रहा था, तुम्हें पता था कि ये झूठ है, तुम बोलते तो लोग सुन लेते और फिर तुम चुप रहे, ये मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए किया था। पर उसके बाद फिर कान पकड़ लिए कि अब और नहीं करूंगा, ये मेरा काम नहीं है, मेरे को रुचि नहीं है, अब उसमें मजा नहीं आता। हाँ, जिस तरह से आपने किया था भविष्यवाणी वो सही हुआ। रिपोर्टिंग के बाद मैं भी यहाँ आकर यहाँ पर लोगों को, संपादकों को बता रहा था कि इस बार मोदी जी गिर रहे हैं, वो जीतेंगे लेकिन एकदम से दुर्बल होकर आएंगे। तो लोगों ने मुझे विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया की जिस तरह से लहर थी वो एकदम से मोदी मोदी की जयगान थी। तो उस परिवेश में मुझे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जब मिल गया तो उन्होंने बोले ये तुमने कैसे पता किया? कि मैं जन स्तर पे मैंने देखा था, मुझे लगा था कि जनता एकदम से चेंज हुआ था, उनका मनस्थिति। यही फॉर्मूला है। लोग पूछते हैं क्या किया, कैसे किया? हाँ। कुछ नहीं करने की आवश्यकता, साधारण लोगों से बात करो जी। दिक्कत ये होती है कि चुनाव का विश्लेषण करने में, चुनाव की भविष्यवाणी करने में नेता लोग, जर्नलिस्ट लोग और कुछ गणमान्य लोग, तीनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और कभी भी सामान्य लोगों से बात नहीं करते जी। तो चुनाव के बारे में अगर भविष्यवाणी करनी है, आपके किसी भी जो इस शो को देख रहे हैं, सबको मेरा सिंपल ब्लैक मैजिक यही है, किसी जर्नलिस्ट से बात मत कीजिए, किसी राजनेता से बात न कीजिए और किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति से बात मत कीजिए। बिल्कुल साधारण लोगों के पास जाइए, उनके साथ चाय पीजिए, उनके घर में जाइए, पूछिए और लोग बता देते हैं, आपको पता लग जाएगा। दुनिया, ये जो काठमांडू में, दिल्ली में ये जो दुनिया है, इसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में घूमिए, आपको सच पता लग जाएगा। जब आप ये बात कर रहे हैं दक्षिण एशियाई राजनीति पर, हमारी भारत और नेपाल की जन स्तर की संबंध है,